आप सभी को नमस्कार। विशेष रूप से आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस अपर का एक एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस अपर का जो एग्ज़ाम है, विशेषकर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जिस तरह से हम अन्य हिंदी भाषी राज्यों का एग्ज़ाम देते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे हिंदी भाषी राज्यों के छात्र यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, मतलब विभिन्न राज्यों के छात्र, चाहे वो बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक जनपद एक उत्पाद। एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित क्या क्या चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा आपने कि कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कंगना रनौत को, तो निश्चित रूप से एक जनपद एक उत्पाद आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, यूपी के जितने जिले हैं, प्रत्येक जनपद का एक विशिष्ट उत्पाद है, उसका अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो एक जनपद एक उत्पाद के अध्ययन के क्रम में हम बात करने वाले हैं एक एक जिलेवार, एक एक जिले को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ हम फैक्ट को देखते हुए चलेंगे। यदि आप ट्विटर चलाते होंगे तो ट्विटर पर यदि हम देखें तो ODOP का एक पेज बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और प्रत्येक जिलों से संबंधित अपडेट वहां पे लगातार वो अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा, माफ करिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, फिर हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले विशेष रूप से आप जानते हो, क्योंकि चाहे अपर का एग्जाम हो चाहे लोअर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित होता है, बड़ी फाइल है तो थोड़ा सा अपलोड होने में थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है, तो कोई भी जो एग्जाम है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं सिर्फ पीसीएस एग्जाम के लिए, कोई भी एक दिवसीय जो एग्जाम होता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है और इसको काफी सराहा गया है विभिन्न, यदि हम देखें तो संगठनों द्वारा भी और भारत सरकार के, यदि हम देखें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भी इसको सराहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा भी इसकी चर्चा की गई है। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अमरोहा के बारे में। ठीक है, तो अमरोहा के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बात हो रही है अमरोहा की और ये आप देख रहे होगे ढोल का चित्र, ये ढोल का चित्र देखने को मिल रहा है, ढोलक आप देखने को पा रहे हो और यहाँ पे बात हो रही है अमरोहा की। अमरोहा कहाँ पे पड़ता है उसकी अवस्थिति भी आप मैप में देख सकते हो। तो अमरोहा एक प्रकार से यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है अमरोहा, और अमरोहा का जो वाद्य यंत्र है ढोलक, इसको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अमरोहा का विशेष उत्पाद इसको बनाया गया है। अब इसमें यदि हम देखें तो कुछ जानकारी भी आपको यहाँ पे दी हुई है कि दस्तकारी के क्षेत्र में जनपद में काष्ठ आधारित ढोलक वाद्य यंत्र, याद रखिएगा, काष्ठ आधारित ढोलक वाद्य यंत्र की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें 1000 से अधिक कारीगर हैं। इस जनपद में ढोलक बनाने का कार्य काफी समय से किया जा रहा है। यह हाथ व छड़ी से बजाया जाता है। सामाजिक विकास के चलते ढोलक के प्रयोग का दायरा और विस्तृत हो गया है। ढोलक आम, शीशम, सागौन और नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि जो अमरोहा राज्य है, अमरोहा जो जिला है उत्तर प्रदेश का, अमरोहा का वाद्य यंत्र है ढोलक, और आपने देखा कि ढोलक किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और विशेषकर अमरोहा में जो ढोलक बनाया जाता है ये काष्ठ आधारित ढोलक है, लकड़ी का ढोलक होता है, और ये जो लकड़ी होती है ये आम, शीशम, सागौन और नीम की होती है। ये आपने यहाँ से जाना। अमरोहा की यदि हम बात करें तो मैप में आपने अवस्थिति देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले उत्पाद की तरफ। अगला उत्पाद यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक प्रकार से कह सकते हो कि अलग तरीके की बुनाई की जा रही है। इसको आप
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बड़ा प्रयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। अलग अलग नाम होते हैं इसके, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है अमेठी के। और अमेठी यदि हम बात करें तो ये आप देखने को पा रहे होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। मध्य उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हो कि अमेठी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे विशेष रूप से ये क्या है, ये मूंज का उत्पाद है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अमेठी में यदि हम देखें तो अमेठी के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि जनपद अमेठी के तराई क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बहुवर्षीय घास पाई जाती है और जिसे स्थानीय भाषा में सरपत या मूंज कहते हैं। तो सरपत या मूंज, विशेषकर हम लोग जहां से आते हैं, अयोध्या से आते हैं, तो वहां पे सरपत बोलते हैं। तो सरपत या मूंज जो है विशेष प्रकार की जो घास होती है, उससे ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यहाँ लगभग 25 से 30 हजार स्थानीय लोग मूंज के बने विभिन्न प्रकार के गृह उपयोगी एवं सजावटी सामानों तथा फुटमैट, कैरी बैग, रस्सी, पेन स्टैंड, मौनी, जैसे हम लोगों के यहाँ मौनी, डेलरी, ये सारी चीजें प्रयोग की जाती हैं, तो इसको बोलते हैं। आपके यहाँ भी प्रयोग की जाती होंगी। तो कहने का मतलब है जनपद अमेठी जो है, ये जनपद अमेठी हमें किस लिए याद रखना है, मूंज उत्पाद के लिए याद रखना है, सरपत से बने हुए उत्पादों के लिए याद रखना है, विशेष प्रकार की घास इसे कहते हैं, तो विशेष प्रकार की घास से बने हुए उत्पादों के लिए हमें याद रखना है। तो अमेठी मूंज उत्पाद के लिए हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें आपका जो जिला होगा उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ताले, ठीक है। और जब तालों की बात होती है तो तालों की बात कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, जहां से तालों से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब तालों की बात हो रही है, मतलब बात हो रही है अलीगढ़ के जिले की, अलीगढ़ की बात हो रही है। अलीगढ़ जानते हैं आप कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। ताले और हार्डवेयर के लिए ये विख्यात है। ताले और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़ विख्यात है। ताले और हार्डवेयर के लिए जनपद अलीगढ़ समस्त भारत में ताले के निर्माण हेतु विख्यात रहा है। वर्तमान में अलीगढ़ में पैडलॉक, डोर लॉक, मल्टी स्लॉट, साइकिल लॉक, मल्टीपर्पज लॉक आदि बनाए जाते हैं। ताले एवं हार्डवेयर का कार्य घरों से लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों में हो रहा है। मतलब अलीगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर विभिन्न प्रकार के जो लॉक हैं, आधुनिक लॉक भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर यह भी आपने देखा कि घरों से लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों तक, मतलब गृहिणी जो हैं वह भी इस कार्य से जुड़े हुए हैं। घरों में भी लोग इसको बना रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अलीगढ़ के क्षेत्र में उनके जीवन यापन, आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है, रोजगार का जो प्रमुख स्रोत है, वो आप कह सकते हो कि ताले एवं हार्डवेयर अलीगढ़ से संबंधित है। तो अलीगढ़ की बात आए तो ताले और हार्डवेयर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तालों के विभिन्न प्रकार आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे मशीनरी, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे, ये आप देख रहे होगे मशीनरी देखने को मिल रही होगी और इसमें सूत आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बात हो रही है अंबेडकर नगर जिले की। अंबेडकर नगर जिले से मैं आता हूँ, तो अंबेडकर नगर जिले की बात हो रही है। और अंबेडकर नगर जिले में विशेषकर एक क्षेत्र पड़ता है टांडा। टांडा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पे बुनकर, जो बुनकर समुदाय होता है, ये बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो बुनकर से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और बुनकरों के इसी क्षेत्र टांडा के कारण अंबेडकर नगर जो है, आप कह सकते हो कि एक जिला एक उत्पाद में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वस्त्र उद्योग विशेषकर यहाँ पे जो है हैंडलूम जिसको आप बोलते हो, तो हैंडलूम के माध्यम से यहाँ पे कारीगरी की जाती है और अंबेडकर नगर जिला वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख उत्पाद है, यह आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे तो अंबेडकर नगर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अंबेडकर नगर जनपद में पावर लूम से वस्त्र निर्माण का कार्य मुख्यतः टांडा क्षेत्र में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पावर लूम से वस्त्र निर्माण का कार्य 50 वर्ष ही पुराना है। हैंडलूम से वस्त्र निर्माण का कार्य पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है।
अब टांडा क्षेत्र का लगभग हर परिवार इस कार्य से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत लगभग 43,000 कारीगर रोजगार प्राप्त करते हैं। मतलब एक अंबेडकर नगर जिले का एक छोटा सा क्षेत्र है टांडा। टांडा जो आप देखने को पाएंगे, वहां पे बताया जा रहा है कि 43,000 लोग, 43,000 कारीगर हैं जो इस उद्योग से जुड़े हैं। लेकिन आज की इस आधुनिक दौड़ में अंबेडकर नगर का जो ये पावर लूम उद्योग है, ये लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसके कारण है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। बिजली की महंगी होने के साथ साथ जो यहाँ पे हैंडलूम थे, वो हैंडलूम जो है वो आधुनिक मशीनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो बुनकर समुदाय है ये बहुत ही परेशान आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आप देख रहे होगे, अब बात हो रही है चमड़े की। चमड़े से कारीगरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चमड़े के बेल्ट, चमड़े के शूज, इस तरह से चमड़े की पर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और चमड़े की जब बात हो रही है, मतलब बात है आगरा की। तो चमड़े से संबंधित जब बात हो तो बात होती है आगरा की। ठीक है, तो आगरा का उत्पाद है चमड़ा। चमड़ा का जो उत्पाद है ये आगरा से संबंधित है। और आगरा जनपद में चमड़े से निर्मित फुटवेयर, बेल्ट, पर्स आदि का कार्य होता है। इस कार्य हेतु कच्चा माल मुख्यतः कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, ताइवान व चीन आदि से आयात किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो कच्चा माल है वो आप कह सकते हो क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि विदेशों से भी हम आयात करते हैं, ताइवान और चीन से भी। जनपद में इस उत्पाद की गुणवत्ता वृद्धि की संभावनाएं हैं। वर्तमान में इनके विकास हेतु तो डिजाइन लैब तथा टेस्टिंग सुविधाओं को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आगरा। आगरे का संबंध है चमड़े के उत्पाद से, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरे के बाद यदि हम देखें, ये आप देख रहे होंगे सारा का सारा लेदर से बने हुए उत्पाद आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बन रहे हैं कुछ अलग चित्रकारी हो रही है। अब ये जो चित्रकारी है यदि हम देखें तो ये काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं। काली मिट्टी है, काली मिट्टी की बनी हुई कलाकृतियां आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ भी काली मिट्टी की कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ डिजाइन की गई है। और काली मिट्टी की ये जो कलाकृतियां हैं ये संबंधित हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें, आजमगढ़ की बात करें, काली मिट्टी की कलाकृतियां, काली मिट्टी की कलाकृतियां ब्लैक पॉटरी, याद रखिएगा इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ब्लैक पॉटरी, जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मिट्टी से तैयार की जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 200 कारीगर कार्यरत हैं जो विभिन्न प्रकार की ब्लैक पॉटरी जैसे मिट्टी के बर्तन, सुराही, फूलदान आदि बनाते हैं। इस क्राफ्ट की देश और विदेशों में अत्यधिक मांग है। तो आजमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़ प्रसिद्ध है काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। आजमगढ़ के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले जनपद को। और ये आप सुराही देख रहे होंगे, ये काली मिट्टी से बनी हुई सुराही है, कितनी सुंदर आपको देखने को मिल रही है। ये उत्पाद कहाँ का है? ये उत्पाद है आजमगढ़ का। इसके बाद आप देख रहे होंगे पुनः एक बार वस्त्रों की बात हो रही है। एक बार से पुनः यहाँ पे वस्त्र की बात हो रही है। अब जो ये आप वस्त्र देख रहे हो, इसका संबंध यदि हम बताएं तो इसका संबंध है इटावा से। जनपद इटावा काफी प्रसिद्ध जनपद है, हमेशा चर्चा में रहने वाला जनपद है इटावा। इटावा क्यों प्रसिद्ध है? अपने वस्त्र के लिए। जनपद इटावा में वस्त्रों के उत्पादन का कार्य काफी मात्रा में किया जाता है। वस्त्रों पर विभिन्न पैटर्न वाले हाथ औजारों द्वारा छपाई का कार्य किया जाता है। कारीगरों द्वारा डिजाइनर कपड़ों में सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, विभिन्न प्रकार के कुशन कवर, पिलो कवर तथा गमछा आदि मुख्य रूप से तैयार किए जाते हैं। मतलब जो इटावा का वस्त्र उद्योग है, इटावा का जो वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है, यहाँ पर विशेष रूप से जो आप कह सकते हो बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गया, कुशन का कवर हो गया, इसकी छपाई की जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। टांडा आपने देखा था वस्त्र उद्योग से संबंधित, जहां हैंडलूम की बात होती थी, उसको भी आपने अभी देखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए इटावा। ठीक है,
इटावा के बाद जो आप आगे बढ़ रहे होगे तो यहाँ पे पुनः एक बार मूंज का उत्पाद देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा था मूंज या सरपत का उत्पाद, पूर्व में भी देखा था। किस जनपद के लिए देखा था? आपने देखा था अमेठी जनपद के लिए। एक बार फिर से मूंज का उत्पाद आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो मूंज का आप उत्पाद देखने को मिल रहे हैं, अब बात अमेठी की नहीं हो रही है, बल्कि अब बात हो रही है इलाहाबाद की। ठीक है, इलाहाबाद भी मूंज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में मूंज से संबंधित शिल्प का कार्य होता है। कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण अब मूंज से निर्मित विविध वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। टोकरी, डलिया, पेपर बेट, पोस्टर स्टैंड, मतलब जो चीजें आपको देखने को मिलती थी अमेठी से संबंधित, वही सारी चीजें अब आपको यहाँ पर भी इलाहाबाद में भी देखने को मिलती हैं। इको फ्रेंडली होने के कारण आधुनिक परिवेश में इसकी डिजाइनों की बहुत मांग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि हम प्रयास करें तो हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो मूंज का जो उत्पाद है ये इलाहाबाद से संबंधित है, और दूसरा हमने देखा था अमेठी से संदर्भित है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मूंज का उत्पाद। ठीक है, ये मूंज का उत्पाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं इसको बोलते हैं जरी जरदोजी। ये जो आप देख रहे होंगे कि कपड़े पर कार्य किया जाता है, इसको बोलते हैं जरी जरदोजी। और जरी जरदोजी का जो कार्य होता है ये विशेष रूप से उन्नाव क्षेत्र की जरी जरदोजी की बात हम कर रहे हैं। उन्नाव क्षेत्र की जरी जरदोजी, इसमें आप देखोगे जरी मतलब होता है सोना और दोजी मतलब होता है कढ़ाई, मतलब गोल्डन कढ़ाई जो देखने को मिलती है, यह दो शब्दों का संयोजन है जिसको जरदोजी कहते हैं। मतलब मोती और कीमती पत्थरों के साथ विभिन्न कपड़ों को सुशोभित करने के लिए सोने के धागे के उपयोग द्वारा की जाने वाली कढ़ाई का एक रूप है। सोना इन दिनों महंगा होने के कारण कारीगर स्वर्ण या चांदी मिश्रित तांबे के तार का उपयोग करते हैं। मतलब प्राचीन काल में, पहले प्राचीन काल तो नहीं कह सकते, मतलब पूर्व के समय में, स्वतंत्रता के समय में, स्वतंत्रता के बाद के समय में, क्योंकि जरी जरदोजी तो बहुत पहले से चलती आ रही है, तो उस समय क्या होता था, सोना सस्ता था तो जो इस पे कढ़ाई की जाती थी कपड़ों पे वो सोने से की जाती थी। लेकिन आज क्या है, सोना महंगा हो गया है। सोना महंगा होने के कारण स्वर्णकार क्या कर रहे हैं, स्वर्ण और चांदी से मिश्रित तांबा बना रहे हैं, स्वर्ण या चांदी मिश्रित तांबा बना रहे हैं और उस तांबे के तार से कढ़ाई कर रहे हैं। उन्नाव क्षेत्र मुगल कालीन समय से ही इस कला का केंद्र रहा है। आप देख रहे होंगे कब से केंद्र रहा है ये, मतलब जरी जरदोजी का कार्य जो है ये उन्नाव के क्षेत्र में मुगल काल से ही हो रहा है। कला जिसका प्रयोग कभी राजाओं और राज परिवारों के पोशाक को सुशोभित करने के लिए किया जाता था, उसकी चमक ब्रिटिश शासन काल के दौरान कम होने लगी। यह खूबसूरत रचनात्मक कला धातु सितारों, ग्लास और प्लास्टिक मोतियों तथा अड्डा नाम की लकड़ी के फ्रेम पर डबका धागों से सजाई जाती है। कौन सा धागा होता है, डबका धागों से सजाई जाती है। इसने आधुनिक बाजारों में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। थोड़ी और तकनीक, वित्तीय सहायता से यह कला अपनी पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगी। तो जरी जरदोजी उन्नाव से संबंधित है, कपड़ों पे कलाकारी, चित्रकारी की ये कला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है, घंटी, जो आप पूजा करते हो, आप घंटी बजाते हो, घंटी या घुंघरू, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। और ये संबंधित कहाँ से है, ये एटा से संबंधित है। तो घंटी या घुंघरू ये संबंधित कहाँ से है, ये संबंधित है एटा से, ये आपको पता होना चाहिए। एटा जनपद में कस्बा जलेसर एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मगध नरेश जरासंध की राजधानी थी। याद रखिएगा, यहाँ से एक और जानकारी आपको मिल गई कि जो जलेसर क्षेत्र था ये मगध नरेश जरासंध की राजधानी थी। यहाँ मुख्य रूप से पीतल के घुंघरू, घंटी बनाने का कार्य किया जा रहा है। घुंघरू एवं घंटी बनाने में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, सीरा, सफेद पाउडर और पीतल धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है उपयोग, मिट्टी, सीरा, सफेद पाउडर और पीतल धातु का उपयोग किया जाता है। एटा घुंघरू या घंटी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एटा के बारे में इतनी जानकारी हमने कर लिया।
आगे बढ़ते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक फैक्ट आप नोट कर रहे होंगे कि कौन सा फैक्ट किस राज्य किस जिले से संबंधित है। अगला आप चित्र में देखकर बताएं क्या है। चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, देसी घी देखने को मिल रहा है, मतलब दूध प्रसंस्करण उद्योग देखने को मिल रहा है। और ये जो देसी घी आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो संबंध है ये है औरैया से। तो याद रखिएगा, ये जो देसी घी की बात आती है ये संबंधित है औरैया से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? औरैया से। और दुग्ध प्रसंस्करण या देसी घी का संबंध हो गया औरैया से। जनपद औरैया पशुपालन में अग्रणी स्थान रखता है और शुद्ध देसी घी के उत्पादनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। जनपद औरैया से देसी घी की आपूर्ति देश के विभिन्न प्रांतों पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मुंबई आदि में की जाती है। तो औरैया को क्यों याद रखना है हमें? औरैया को दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग के लिए याद रखना है कि औरैया का जो संबंध है ये दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से देसी घी के उत्पादन के लिए है। जरूरी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक उत्पाद सिर्फ एक ही जिले से संबंधित हो। एक उत्पाद के लिए कई सारे जिले भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पूर्व में अमेठी देखा था और अमेठी के साथ साथ वस्त्र उद्योग इटावा में भी देखा था। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सॉरी, अमेठी हमने देखा था, अमेठी देखा था मूज के उत्पादक के लिए, और इलाहाबाद हमने देखा था मूज के उत्पाद के लिए। तो इलाहाबाद और अमेठी दोनों जैसे समान थे। इसी प्रकार से अभी आपको देसी घी से संबंधित और अन्य जिले भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो औरैया देसी घी से संबंधित। अगला, उम्मीद करिए ये क्या होगा, थोड़ा सा गेस करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेस करिए क्या है। ये है इत्र बनाने का कारखाना, और इत्र बनाने का जो काम है उत्तर प्रदेश में ये होता है कन्नौज में। ठीक है, तो ये इत्र बनाने का कारखाना है। और अब हम बात कर रहे हैं कन्नौज की। ठीक है, अब कन्नौज की बात कर रहे हैं, और कन्नौज जनपद इत्र नगरी के नाम से लोकप्रिय है। हालांकि इत्र बहुतायत मात्रा में होते हैं। कन्नौज में मात्र 6 प्रकार के इत्रों का निर्माण किया जाता है, जिनमें गुलाब, बेला, मोगरा, मेहंदी, हिना, समामा और मिट्टी का उत्पादन, मतलब कुल 6 प्रकार के जो इत्र होते हैं। अभी हमें आपको नहीं पता था कि कितने प्रकार के इत्र कन्नौज में बनाए जाते थे, हम तो सिर्फ इतना याद रखते थे कि कन्नौज में इत्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कन्नौज में 6 प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं, जबकि इत्र कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि इत्र निकालने के लिए सदियों पुरानी विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले तांबे के बर्तन में फूल को उबालते हैं और बाद में ठंडे पानी के साथ भाप बनाते हैं। जनपद में 1991 से सूरस और सुगंध विकास केंद्र का संचालन हो रहा है, और ये इनका प्राचीन तरीका है। किस प्रकार से तांबे के बर्तन में पहले यहाँ पे उबालते हैं इसको, और किस प्रकार से फिर उसकी भाप से यहाँ पे इत्र प्राप्त करते हैं, ये आप तरीका यहाँ पे देख रहे होंगे। चलिए, इत्र हो गया। इत्र के बाद फिर आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा बर्तन। अब ये जो बर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बर्तन हैं जस्ते के बर्तन। किसके बर्तन हैं? जस्ते के बर्तन हैं। और जस्ते के बर्तन की जब बात करते हैं तो बात आती है कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर देहात की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और कानपुर देहात क्यों याद रखना है? कानपुर देहात याद रखना है जस्ते के बर्तन के। यहाँ पे आप देखोगे कि जनपद कानपुर देहात का पुखराया क्षेत्र बर्तनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पुखराया में एल्युमिनियम के भगोने, टंकी, चम्मच, केतली, स्टील, मतलब एल्युमिनियम के विशेष प्रकार के बर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ के उत्पादों को कालपी, उरई, झांसी, हमीरपुर, मादा तथा कानपुर आदि शहरों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। तो जस्ते के बर्तन कानपुर देहात से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पुनः आप देख रहे हो कि बेल्ट देखा है, यहाँ पे बैग आपको देखने को मिल रहा है, तो कुछ तो आपका अनुमान लग जाएगा कि यहाँ पे बात अब हो रही है चमड़े के उत्पाद की, एक बार फिर से। और चमड़े का उत्पाद की यदि हम बात करें तो अब बात हो रही है कानपुर नगर की। कानपुर नगर भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ लेदर से निर्मित फुटवेयर, बेल्ट, पर्स, चप्पल, चमड़े के वस्त्र, घोड़े की जीन का कार्य होता है। यह आपने देख लिया। मतलब
चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात में अकेले कानपुर नगर की जो भागीदारी है वो 20% है। मतलब चमड़े का जितना हम उत्पाद करते हैं उसमें कानपुर नगर की जो हिस्सेदारी है वो 20% है। हालांकि अभी हमने पूर्व में भी देखा कि उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है वहां से भी चमड़े का उत्पादन किया जाता है। तो चमड़े के उत्पादन के लिए अभी तक हमने कानपुर नगर और आगरा जिला को देखा। अब ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, चले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जरी जरदोजी। एक बार फिर से आपको जरी जरदोजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, कपड़ों पे सुंदर कढ़ाई आपको देखने को मिल रही है, जरी जरदोजी का काम। और ये जरी जरदोजी है कासगंज से संबंधित। ठीक है, जरी जरदोजी कासगंज में मुगल काल से प्रचलित है। यहाँ कसीदाकारी, हाथ से कढ़ाई, मूंगा मोती, रेशम आदि संबंधी कार्य पहले से होता आ रहा है। हाथ से की गई ये कसीदाकारी, मूंगा मोती के कार्य का अपना एक अलग स्थान है। जनपद कासगंज में लगभग 65,000 कारीगर वर्तमान समय में जरी जरदोजी के कार्य में लगे हुए हैं और इस उत्पाद की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग है। अब जरी जरदोजी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जरी जरदोजी में हमने 2 जिले देखे हैं। पहला आपने देख लिया कासगंज, दूसरा हमने देखा था उन्नाव। तो उन्नाव और कासगंज 2 जिले आपने अभी तक देखे जो कि जरी जरदोजी से संबंधित हैं। ठीक है, और कितने सुंदर यहाँ पे आपको जरी जरदोजी का कार्य देखने को मिल रहा होगा। अब ये क्या देखने को मिल रहा है, जरी जरदोजी के नीचे ये क्या देखने को मिल रहा है, देखें जरी जरदोजी कासगंज के नीचे आपको देखने को मिल रहा है ये केले के छिलके से बने उत्पाद हैं। ये केले के छिलके नहीं कह सकते आप इसको, आप कह सकते केले के रेशे से, केले के रेशे से बने उत्पाद हैं। और केले के रेशों से बने ये उत्पाद कुशीनगर से संबंधित है। तो याद रखिएगा, केले के रेशे से बने जो उत्पाद हैं ये कुशीनगर में से संबंधित है। कुशीनगर में केले के रेशों से बने बनाना फाइबर का प्रयोग मजबूत धागा और बैग निर्माण के कार्य में किया जाता है तथा अवशेष बचे केले के तने का उपयोग जैविक खाद के निर्माण में किया जाता है। तो मतलब केले के तने से जहां एक तरह से हम बनाना फाइबर से धागा और बैग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अवशेष बच रहा है उससे जैविक खाद का भी निर्माण कर रहे हैं। इससे जहां प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल अर्थात इको फ्रेंडली कार्य भी हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर फेंके गए केले के तने का सदुपयोग भी हो रहा है। तो केला यहाँ का प्रमुख उत्पाद भी है और इसी वजह से यहाँ पे आसानी से कह सकते हो कि यहाँ पे केले के जो तने हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पे कुशीनगर में बड़े पैमाने पर केले के रेशे से बने उत्पाद देखने को मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि केला है, केला से फिर आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण की बात हो रही है। और खाद्य प्रसंस्करण की बात हो रही है और ये जिला आपका है कौशाम्बी। कौशाम्बी में विशेष रूप से केला से, जनपद कौशाम्बी एक कृषि प्रधान जिला है। जनपद में केले की खेती बहुतायत में हो रही है। इस जनपद में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा विभिन्न किस्म के उत्पाद यथा केले के चिप्स, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। मतलब केले से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कौशाम्बी जिला में। और याद रखिएगा, कौशाम्बी जिला खाद्य प्रसंस्करण विशेष रूप से केले से बने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका हो गया केला। इसके बाद आप देख रहे होगे मशीनरी। मशीनरी आप देख रहे होगे इस चित्र में, मतलब बात हो रही है यांत्रिकी उत्पाद की। और यांत्रिकी उत्पाद की जब बात करते हैं तो यांत्रिक उत्पाद के लिए गाजियाबाद जो है ये हमारा प्रसिद्ध है। गाजियाबाद का जो क्षेत्र है ये यांत्रिकी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देखोगे कि जनपद गाजियाबाद में इंजीनियरिंग उद्योगों की बहुलता है। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, शुगर मिल, मशीनरी पार्ट, लिफ्ट, फोर्जिंग की इकाइयां जनपद में हैं। इस जनपद में मशीनरी पार्ट्स एवं मशीन का निर्माण तथा निर्यात किया जाता है। तो गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से एक बार आप देख रहे होगे जूट से बने हुए उत्पाद। अब ये जो जूट से बने हुए उत्पाद देखने को मिल रहे हैं
वॉल हैंगिंग आपको देखने को मिल रही है जूट से, ये वॉल हैंगिंग आपको देखने को मिल रही है जूट से बने हुए। और ये जो जूट से बने हुए उत्पाद हैं ये संबंधित है गाजीपुर से, ठीक है। तो गाजीपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये जूट वॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है और जनपद गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग का कार्य परंपरागत रूप से वर्षों से होता आ रहा है। गाजीपुर के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद का निर्यात भी किया जाता है। उक्त उत्पाद के चौमुखी विकास के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रशिक्षण एवं विपणन की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए गाजीपुर प्रसिद्ध है। अगला ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आप देख रहे होगे कि मिट्टी के बर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं और ये जो मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा गोरखपुर का टेरिकोटा, गोरखपुर का टेरिकोटा आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये गोरखपुर का टेरिकोटा है जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है। तो गोरखपुर का टेरिकोटा आप देख रहे हैं। टेरिकोटा मतलब क्या हुआ? टेराकोटा मतलब क्या हो गया? मिट्टी के बर्तन। टेराकोटा एक विशेष प्रकार की मृत्तिका शिल्प है। इस शिल्प का शैल अलंकरण, प्राकृतिक रंग एवं अभिनव आकृतियों के साथ प्रयोग जैसी विशेषताएं इस कला को दूसरी टेराकोटा कलाओं से अलग करती है। इसके निर्माण में स्थानीय मिट्टी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और इसमें प्रकृत रंग डालने के लिए एक अन्य कत्थई रंग की मिट्टी मिलाई जाती है। इस उत्पाद में लगभग 200 परिवार रोजगाररत हैं। तो याद रखिएगा गोरखपुर का टेराकोटा, ठीक है। चलिए ये आपको देखने को मिल रहा होगा, तो एक फैक्ट्री मिल जैसी देखने को मिल रही होगी। अब ये क्या है? ये बात हो रहा है, ऐसे तो आप जान नहीं सकते कि क्या पैकिंग है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण जैसा उद्योग है। तो ये गोंडा की बात हो रही है, गोंडा जिला है। गोंडा जिला खाद्य प्रसंस्करण के लिए है, विशेष रूप से दालों के लिए है। तो याद रखिएगा गोंडा जनपद तराई क्षेत्र है। इस जनपद में किसानों द्वारा दाल, गन्ना, मक्का, धान आदि की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें दाल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। दाल से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का उत्पादन परंपरागत तरीके से किया जाता है, ठीक है। जनपद में बहुतायत से पैदा होने वाली दालों की प्रोसेसिंग एवं पैकिंग आदि का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता है। तो गोंडा खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर दालों के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर देखने को मिल रहा है। गौतम बुद्ध नगर से संबंधित बात हो रही है सिले सिलाए वस्त्र की, क्योंकि आप देख रहे हो आधुनिक मशीनों द्वारा सिलाई का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पे सिले सिलाए वस्त्रों के रूप में ये प्रसिद्ध है। जो हमारे रेडीमेड वस्त्र होते हैं विशेष रूप से ये गौतम बुद्ध नगर से संबंधित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखोगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में लाखों व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें 60% महिलाएं हैं। गौतम बुद्ध से लगभग 2500 रेडीमेड गारमेंट की इकाइयां स्थापित हैं। इकाइयों द्वारा तैयार माल का 70% विदेशों में निर्यात किया जाता है। मतलब गौतम बुद्ध से जो उत्पाद निकलता है उसका निर्यात हम करते हैं और 70% निर्यात करते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड वस्त्रों के लिए, रेडीमेड गारमेंटों के लिए हमें याद रखना। चलिए ये क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये आपको देखने को मिल रहे हैं लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने, अब लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो आपको बता दें लकड़ी के जो खिलौने हैं ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के प्रसिद्ध हैं। तो ये जो लकड़ी के खिलौने देखने को मिल रहे हैं ये चित्रकूट के हैं। और लकड़ी के खिलौने विशेष रूप से जनपद चित्रकूट के वन क्षेत्रों में होने के कारण जनपद में लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हस्तशिल्पी लकड़ी के खिलौने बनाने का कार्य करते हैं। तो लकड़ी के जो खिलौने तैयार किए जाते हैं, कहाँ से तैयार किए जाते हैं? चित्रकूट जनपद है जो कि लकड़ी के खिलौनों के लिए विख्यात है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चित्रकूट जनपद क्यों याद रखना है? लकड़ी के खिलौने के लिए। चलिए इसको बताएं, इसको बताएं क्या देखने को मिल रहा है आपको?
पुनः एक बार फिर से जरी जरदोजी आपको देखने को मिल रही है। आपकी साड़ी देखने को मिल रही है और इस साड़ी पे कढ़ाई की जा रही है, इसको बोलते हैं जरी जरदोजी। और जरी जरदोजी जो ये साड़ी पर कढ़ाई आपको देखने को मिल रही है, ये विशेष रूप से चंदौली से संबंधित है। कहाँ से? चंदौली। अब देखोगे चंदौली जरी जरदोजी। साड़ियों पर जरी का अधिकांश कार्य जनपद चंदौली के गोपालापुर, दलहीपुर, सतपाखेरी, सिकंदरपुर, कटेसर आदि क्षेत्रों के हस्तशिल्पियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जरी की कला वाराणसी से आई है। वर्तमान समय में जनपद चंदौली में जरी का कार्य जॉब वर्क के रूप में किया जाता है। यहाँ के हस्तशिल्पी वाराणसी की इकाइयों के लिए कार्य करते हैं। तो याद रखना है, चंदौली में भैया जरी जरदोजी किया जाता है। विशेषकर साड़ियों पर जो कढ़ाई होती है, जरी जरदोजी होती है, वो चंदौली में की जाती है। ठीक है, चलिए ये क्या देखने को आपको मिल रहा है? ये विभिन्न प्रकार के कागज हैं। विभिन्न प्रकार के क्या हैं? कागज हैं। और सजावटी कार्य में हम इनका प्रयोग करते हैं। और ये जो कागज हैं ये संबंधित हैं जालौन से। जनपद जालौन में जमुना नदी के किनारे स्थित कालपी नगर में लगभग 25 वर्षों से कपड़ों की कतरन एवं रद्दी कागज से हैंडमेड पेपर बनाने का कार्य किया जा रहा है। किससे? कपड़ों के कतरन और रद्दी कागज से हैंडमेड पेपर बनाने का काम किया जा रहा है, जिसका उपयोग ऑफिस फाइल, कैरी बैग, सोख्ता पेपर, विभिन्न प्रकार के विजिटिंग कार्ड आदि बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर कपड़ों के कतरन के साथ साथ रद्दी कागज से विभिन्न आकर्षक कागज पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए। अब पुनः एक बार आप देख रहे होंगे कुछ फैक्ट्री टाइप, सूत काटने की फैक्ट्री टाइप आप देख रहे होंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बनाया जा रहा है दरी। ये जो अंकल जी बना रहे हैं बैठ के, ये बना रहे हैं दरी। तो मतलब दरी की बात यहाँ पे हो रही है। ये आपका कालीन है, यहाँ पे धागा जो सूत है वो प्रोसेसिंग में है। तो दरी बनाने का कार्य कहाँ से संदर्भित है? तो उत्तर प्रदेश में जो दरी बनाने का कार्य है, ऊनी दरी विशेष रूप से ये जौनपुर से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर क्षेत्र ऊनी दरी के लिए विख्यात है। जौनपुर में मडियाऊ तहसील क्षेत्र में ऊनी दरी का कार्य पारंपरिक ढंग से सदियों से होता आ रहा है। वर्तमान में यहाँ के शिल्पियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है और आज सैकड़ों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो जौनपुर ऊनी दरी के रूप में हमें याद रखना है कि जौनपुर का जो प्रमुख उत्पाद है वो है ऊनी दरी। ये आपको देखने को मिल रहा है एक प्रकार से आधुनिक खिलौने आपको देखने को मिल रहे हैं। कोमल खिलौने, सॉफ्ट टॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी इकाइयों में बनाए जा रहे हैं। अब ये जो सॉफ्ट टॉयज बनाए जा रहे हैं ये कहाँ से संदर्भित हैं? तो जो ये सॉफ्ट टॉयज आप देख रहे होंगे, ये सॉफ्ट टॉयज संबंधित हैं झांसी से। ठीक है, झांसी का जो क्षेत्र है वो सॉफ्ट टॉयज के लिए विख्यात है। वर्तमान में झांसी जनपद में सॉफ्ट टॉयज की इकाइयां स्थापित है, जिनमें सैकड़ों लोग को रोजगार मिला हुआ है। इनमें पॉलीक्लॉथ, नाइल क्लॉथ और रुई आदि के इस्तेमाल से ये बनाए जाते हैं। तो झांसी का जो क्षेत्र है वो सॉफ्ट टॉयज के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सॉफ्ट टॉयज की आकृति आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब इसको देखें। सॉफ्ट टॉयज के बाद आगे हम बढ़ते हैं और आपको देखने को मिल रहा होगा सजावटी उत्पाद। ये कुछ सजावटी उत्पाद आपको देखने को मिल रहे होंगे। और सजावटी उत्पाद की जब बात आती है तो नाम आता है देवरिया। ये आपको सजावटी उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। तो बात हो रही है देवरिया की। तो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जनपद है ये घरों की सजावट एवं उपयोगी सामग्री है, जैसे झूमर, झालर, पर्दा, कॉस्मेटिक, चादरों की कढ़ाई एवं बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है देवरिया जो है ये सजावटी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देवरिया के बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ अन्य उत्पाद, विशेषकर लकड़ी पे एक कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ साइड में आपको बांसुरी भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो मतलब ये आपका क्षेत्र है पीलीभीत का, और पीलीभीत का जो क्षेत्र है ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि बांसुरी का जो क्षेत्र है, बांसुरी बनाने के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है पीलीभीत। जनपद पीलीभीत की बांसुरी देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कच्चा माल असम से,
पीलीभीत आता है और बांसुरी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बांसुरी बनाने, यहाँ पे यह भी देखिएगा कि पीलीभीत बांसुरी उत्पादन करने वाला देश का अकेला जनपद है। मतलब पूरे देश में यदि हम देखें, पूरे देश की बात हो रही, प्रदेश की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही है। यदि बांसुरी बनाने में कोई जिला अग्रणी है तो वो पीलीभीत बांसुरी उत्पादन है तो देश का अकेला जनपद है। देश का एकमात्र जनपद है जहां पे बांसुरी का उत्पादन किया जाता है, वो है पीलीभीत। ठीक है, चलिए देख रहे हैं कितनी सुंदर बांसुरी आपको देखने को मिल रही होगी। चले, अब यहाँ पे कुछ आप अचार टाइप का देख रहे होंगे और यहाँ पे आंवला देख रहे होंगे। तो आंवले के अचार, आंवले के मुरब्बे, मतलब कि खाद्य प्रसंस्करण हो रहा है किसका? आंवला का। और आंवला का खाद्य प्रसंस्करण कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है इसके लिए। तो ये बात हो रही है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जनपद आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद में आंवला के अतिरिक्त अमरूद और आम का भी उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। इस जनपद में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा विभिन्न किस्म के उत्पाद यथा मुरब्बा, अचार, जेम, जेली, लड्डू, बर्फी, कैंडी, मतलब कि आंवले से जो भी उत्पाद बन सकते हैं उन उत्पादों को यहाँ पे बनाया जाता है। बात हो रही है प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ उत्पाद दिख रहा होगा। अब बताएं ये कौन सा उत्पाद है? ये देख रही होगी आपकी बेडशीट टाइप का दिख रहा होगा और ये बेडशीट ही है। अब बेडशीट अभी आपने पूर्व में भी देखा था, खाद्य प्रसंस्करण में बेडशीट। अब यहाँ पर भी पुनः बेडशीट देख रहे हैं और बात हो रही है फतेहपुर। ये जनपद है फतेहपुर और फतेहपुर में यदि हम देखें तो बेडशीट बनाई जाती है जिनमें तौलिया, जीन्स के कपड़े के अतिरिक्त चादर का निर्माण भी किया जाता है। मतलब तौलिया भी बनाया जाता है, चादर भी बनाई जाती है और बात हो रही है फतेहपुर। तो फतेहपुर बेड शीट के लिए प्रसिद्ध है विशेष रूप से, यह आपको याद रखना। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो ये आपको देखने को मिल रहा है। फतेहपुर के बाद ये बात हो रही है यहाँ पे प्रिंटिंग की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रिंटिंग हो रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग का जो कार्य है विशेष रूप से ये है फर्रुखाबाद से संबंधित। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और जनपद फर्रुखाबाद में प्रिंटिंग के ब्लॉक बनाकर रजाई के कवरों, साड़ी, सूट, दुपट्टा, स्टॉल, शॉल पर लकड़ी व पीतल के प्रिंटिंग ब्लॉकों द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ के ब्लॉक प्रिंटिंग से बने सामानों की मांग पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विभिन्न यूरोपीय और अमेरिकी देशों में भी है। तो फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक प्रिंटिंग ये होता है, ये लकड़ी के ब्लॉक होते हैं और इन्हीं के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। ये लकड़ी के ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को विभिन्न रंगों में डुबोकर हम कपड़ों पर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, चलो यह आप देखिए और इससे क्या आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो कांच का उत्पाद, ये कांच आपको देखने को मिल रहा है। तो कांच के उत्पाद की अब हम बात कर रहे हैं और जब बात आती है कांच के उत्पाद की तो आपको याद रखना है फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद की प्रसिद्ध हैं। तो फिरोजाबाद जो है ये कांच उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जनपद फिरोजाबाद में बहुतायत में कांच की वस्तुओं का निर्माण विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा किया जाता है। यहाँ माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया द्वारा कांच के उत्पाद मुख्यतः हैंडीक्राफ्ट, लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचनवेयर तथा डेकोरेटिव उत्पाद इत्यादि तैयार किए जाते हैं। तो माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया याद रखना है कि माउथ ब्लोइंग, यदि आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि माउथ ब्लोइंग प्रक्रिया किससे संबंधित है तो आपको बताना है कि माउथ ब्लोइंग जो प्रक्रिया है ये संबंधित है कांच के उत्पाद से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और जनपद याद रखना है फिरोजाबाद। ठीक है, चलिए फिरोजाबाद कांच उत्पाद हो गया। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे कुछ उत्पाद आपको देखने को मिल रहा होगा, खाद्य उत्पाद आपको देखने को मिल रहा होगा और जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे वो इस पिक्चर को देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे भैया बन रहा है गुड़। ये आपको शुद्ध देसी गुड़ आपको देखने को मिल रहा है। ये गुड़ का प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से गन्ने के रस को हम गर्म करते हैं और विभिन्न चरणों में तब जाकर गुड़ तैयार होता है। और गुड़ कहाँ का माना जाता है? गुड़ माना जाता है भैया फैजाबाद का, है जिसको आप अयोध्या के नाम से जानते हो। तो अयोध्या का हो गया गुड़ और अयोध्या का जो गुड़ है वो कह सकते हो कि परंपरागत रूप से बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जनपद के कुल कृषि योग्य भूमि के 20% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है
प्रमुख उत्पाद में गुड़ व गुड़ से निर्मित अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। तो गुड़ से जो अन्य उत्पाद होते हैं वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। बात हो रही है फैजाबाद की। ये आप देख रहे होगे गुड़ की बर्फियां भी आपको देखने को मिल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुनः एक बार यहाँ पे कढ़ाई आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब ये बताएं क्या है। यह भी है भैया जरी जरदोजी, यह भी है। और ये जो जरी जरदोजी है ये अन्य जरी जरदोजी से भिन्न है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं में क्या होता है, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए विख्यात है। लगभग 35% परिवार जरी जरदोजी उद्योग में लगे हुए हैं। जरी जरदोजी उद्योग कुटीर उद्योग है। रेशम, करदाना, मोती, कोरा कसब, मछली तार, नक्काशी नग और विभिन्न प्रकार से यहाँ पे ये कार्य किया जाता है। ठीक है, स्थानीय तौर पर इस कार्य को हम कारचोबी के नाम से जानते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जरी जरदोजी मुझे तो नहीं लगता कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि जरी जरदोजी से संबंधित बहुत सारे जिले हो गए हैं। तो जरी जरदोजी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जिले जहां पर वह उत्पाद मिल रहा हो और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ना मिल रहा हो, ऐसे जिलों पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से जरी जरदोजी दिख रही है। अब ये जो जरी जरदोजी का कार्य है ये दिख रहा है बरेली। ठीक है, तो बरेली में भी जरी जरदोजी का कार्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सोने, चांदी तथा रेशम अथवा तीनों प्रकार के तारों के मिश्रण से जरी जरदोजी का कार्य किया जाता है। वर्तमान में जनपद में जरी जरदोजी के शिल्प से जुड़ी सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां कार्य कर रही हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इससे लगभग 2 लाख हस्तशिल्पी जुड़े हुए हैं। मतलब बरेली का जो जरी जरदोजी है उससे 2 लाख शिल्पी जुड़े हुए हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बरेली के बाद आगे बढ़ते हैं और ये आप देख रहे होंगे कि कोई इकाई देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हाथ में कोई उत्पाद। ठीक है, कोई दाने टाइप का दिख रहा है। तो आपको बता दें ये आप देख रहे हो दाल, ये एक विशेष प्रकार की दाल है। और बात हो रही है अब बलरामपुर की। ठीक है, बलरामपुर जो है खाद्य प्रसंस्करण दालों का किया जाता है। जनपद बलरामपुर के तराई क्षेत्र में होने के कारण किसानों द्वारा नगदी फसल के रूप में छोटी मसूर दाल, तो यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि छोटी मसूर दाल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बलरामपुर। ठीक है, और इसी मसूर दाल से संदर्भित प्रसंस्करण यहाँ पर किया जाता है। तो मसूर दाल याद रखना है बलरामपुर। ये आपको मसूर दाल देखने को मिल रही है। पुनः एक बार फिर से कुछ जरदोजी टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें ये जरदोजी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो शायद ना समझ पाए, लेकिन यदि आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको बिंदी देखने को मिल रही है। तो जो स्त्रियां श्रृंगार के रूप में बिंदी लगाती हैं, तो बिंदी कहाँ बनती है, जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां देख रहे हैं उनको लिए महत्वपूर्ण है, बिंदी बनती है बलिया में। जनपद बलिया में विकास खंड मनियर में बिंदी, या जिसको देसी भाषा में बोलते हैं टिकुली, तो बिंदी या टिकुली उद्योग संचालित है। जिला बलिया में अनेक बिंदी कुटीर उद्योग विगत कई वर्षों से संचालित है। इनका व्यापार मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी इत्यादि महानगरों से होता है। तो ये आपको याद रखना है, जनपद बलिया बिंदी या टिकुली के लिए याद रखना। चलिए यहाँ पे पुनः आप देख रहे होंगे लकड़ी के बने हुए, आप कह सकते हो कास्ट शिल्प आपको देखने को मिल रहा है। और जब ये कास्ट शिल्प आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ बात हो रही है बस्ती की। ये बस्ती जिले की बात हो रही है। और आपको बता दें बस्ती जिला विशेषकर कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें सोफा सेट, बेड, श्रृंगारदानी और इमारतों में प्रयोग होने वाले हर तरह के सामानों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो बस्ती कास्ट शिल्प के लिए आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात हो रही है बहराइच की। यहाँ पे देख रहे होगे उत्पाद, देख रहे होगे कि ये गेहूं के डंठल से बने उत्पाद हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि गेहूं के डंठल से बने उत्पादों की कलाकृतियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है बहराइच की। बहराइच में गेहूं के डंठल की कलाकृतियां यहाँ का प्रमुख उत्पाद है इस जिले का। जनपद बहराइच में हस्तशिल्प निर्माण कला क्षेत्र में गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियां एक पहचान बन चुकी हैं। इस कलाकृति की विशेषता यह है कि गेहूं के डंठल के कपड़े से फ्रेम पर चित्र आकृतियां तैयार की जाती हैं। यह कलाकृतियां
ज्यों ज्यों पुरानी होती जाती हैं उसमें सुनहरे रंग की चमक बढ़ती जाती है। अभी तक जनपद के 3 हस्तशिल्पी इस शिल्प में राज्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना है बहराइच जिला गेहूं के डंठल की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये विभिन्न गेहूं के डंठल आपको दिख रहे हैं और उससे संबंधित कलाकृतियां अभी उपरोक्त में आपने देखा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चच्चा बैठे हुए हैं और ये कुछ आप कह सकते हैं कि हैंडलूम टाइप का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पे बात हो रही है घरेलू सजावटी सामान की। घरेलू सजावटी सामान जो है ये संबंधित है बागपत से। तो बागपत का खेकड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पे हैंडलूम व्यापार स्थापित है। हैंडलूम की इकाइयां वर्तमान में पावरलूम में परिवर्तित हो चुकी हैं। यहाँ के हैंडलूम पावरलूम द्वारा निर्मित पर्दे, किचन टॉवल, प्लेसमेंट, टेबल कवर आदि बनाए जाते हैं। तो याद रखना है बागपत घरेलू सजावटी सामान। ये आपके टॉवल देखने को मिल रहे हैं, ये बागपत से बनकर आते हैं। चले इसको देखें, यहाँ पर पुनः आपको कुछ इसी तरह से हैंडलूम आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, हैंडलूम आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको आप बोलते हो हथकरघा उद्योग। इसी प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको आप बोलते हो हथकरघा उद्योग, और इस हथकरघा उद्योग के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बात किसकी हो रही है? बाराबंकी। तो बाराबंकी क्यों प्रसिद्ध है? अपने हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और जनपद बाराबंकी में हथकरघे से कपड़ा बुनाई का कार्य किया जा रहा है। कॉटन कपड़े की मांग अधिक होने के कारण परंपरागत तकनीक से तैयार हथकरघा उद्योगों की उत्पाद बढ़ गई है, और घरेलू उद्योग होने के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनाई का कार्य किया जाता है, और लगभग 11,200 बुनकर इससे जुड़े हुए हैं। तो बाराबंकी क्यों प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए, हथकरघा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ये आप देख रहे होंगे सजावटी सामान, बहुत सुंदर सुंदर चित्र आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये पत्थर हैं, विशेषकर ये पत्थर हैं, ये सारे के सारे पत्थर के उत्पाद हैं, और ये जो सजग पत्थर के जो उत्पाद हैं इनसे संबंधित जिला है बांदा। बांदा में सजर पत्थर शिल्प प्रसिद्ध है। आप जानते हो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और यहाँ पे बहने वाली केन नदी से प्राप्त होने वाले पत्थरों से बनाया जाता है। सजर पत्थर को खोजने के लिए इसके तराशने का कार्य कठिन और साध्य है। इस पत्थर में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फल पत्तियों की छवि इसे अत्यंत आकर्षित बनाती है। इसके प्रयोग से उत्कृष्ट स्तर की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे कि ये कलाकृति आप देख रहे हो, ये सजग पत्थर से बनाई हुई कलाकृति है, मतलब ये पहले से ही इस पत्थर में मौजूद थी। ये जो कलाकृतियां आपको दिख रही हैं ये पहले से ही इस पत्थर में मौजूद थी, इनको अलग से लाकर नहीं रखा गया है, क्योंकि आपने देखा कि सजग पत्थर बोला जा रहा है, मतलब पहले से लाकर इसमें नहीं रखा गया। ये अपने आप नेचर प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, तो इसलिए आपको ये जिला याद रखना है। बात हो रही है बांदा जिला की। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कास्ट शिल्प आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये जो कास्ट शिल्प देखने को मिल रहे हैं, बात हो रही है बिजनौर की। बिजनौर जो जिला है जिसको क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर को क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनपद बिजनौर का कस्बा नगीना दुनिया में गहना शब्द से मशहूर है। याद रखिएगा, जनपद बिजनौर का कस्बा नगीना दुनिया में गहना शब्द से मशहूर है। यह कस्बा वुड कार्विंग के लिए पूरे विश्व में वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से मशहूर है। तो ये आपको याद रखना है, बिजनौर शहर, बिजनौर जिला और क्राफ्ट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नगीना कस्बा है जिसको गहना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिजनौर की बात हो रही है। यहाँ पे लकड़ी उत्पाद बनाए जाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, फल, पत्थर की आकृतियां यहाँ पे बनाई जाती हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण आकृति आप देख रहे होंगे, क्योंकि कुम्हार आपको देखने को मिल रहा है, चाक देखने को मिल रहा है, मतलब मिट्टी से बने हुए उत्पाद आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बात हो रही है चीनी मिट्टी के बर्तन को, जिनको आप पॉटरी उद्योग बोलते हो। अभी आपने ब्लैक पॉटरी भी देखा था, अब पॉटरी उद्योग आप देख रहे हैं किस तरह से रंग बिरंगे यहाँ के उत्पाद देखने को मिलते हैं। और यहाँ से संबंधित जो जिला है वो है बुलंदशहर। तो बुलंदशहर क्यों प्रसिद्ध है? बुलंदशहर प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तन या पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में फिरोज शाह तुगलक के समय से परंपरागत पॉटरी का कार्य किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय से यह कार्य होता आ रहा है, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन या पॉटरी के लिए। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बात हो रही है मऊ की। मऊ जनपद प्रसिद्ध है अपने वस्त्र उद्योग के लिए।
तो मऊ जनपद जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साड़ी, लुंगी, सूट आदि कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पुनः एक बार फिर से आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ उत्पाद आपको देखने को मिल रहा है। मऊ के बाद आप पहुंचे हो यहाँ पे मथुरा में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ स्वच्छता संबंधी आपके उपकरण देखने को, उपकरण तो नहीं कह सकते आप, उत्पाद कह सकते हो। ठीक है, स्वच्छता संबंधी उत्पाद, ये नल की आपकी हैंडल की टोटी आदि सब देखने को मिल रही है। तो स्वच्छता संबंधी उपकरण विशेष रूप से सैनिटरी फिटिंग्स के लिए जो जिला हमारा प्रसिद्ध है वो है मथुरा। जनपद मथुरा में बाथरूम फिटिंग्स या ट्रैप्स एंड कॉक्स का उत्पादन किया जाता है। ये उद्योग कोर मेकिंग विधि तथा सैंड ड्राई कास्टिंग विधि से किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मथुरा स्वच्छता संबंधी उत्पाद विशेष रूप से सैनिटरी और फिटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, यहाँ पे पुनः आप देख रहे होगे बेड शीट और अन्य चीजें आप देख रहे होगे, मतलब फर्नीचर की बात हो रही है, कुर्सियां देख रहे होगे। तो ये जो फर्नीचर है ये संबंधित है महाराजगंज से। जनपद महाराजगंज है, वन क्षेत्र अधिक है, वन क्षेत्र वाला है महाराजगंज। और आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो एक आप लखीमपुर खीरी दुधवा सुनते होंगे, एक आप बहराइच में देखते होंगे। बहराइच में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यदि कोई बता पाए तो निश्चित रूप से बताइएगा। और महाराजगंज जिला क्योंकि वन क्षेत्र वाला जिला है, लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए लकड़ी के उपयोग से यहाँ पे डाइनिंग टेबल, सोफा, ड्रेसिंग टेबल आदि का निर्माण किया जाता है। तो आपको महाराजगंज फर्नीचर के लिए याद रखना। पुनः एक बार पत्थर पर कारीगरी, ये आपके पत्थर देखने को मिल रहे हैं और पत्थर पर कारीगरी की जा रही है, और पत्थर पर कारीगरी की जा रही है। और ये बात हो रही है महोबा की, ये गौरा पत्थर पर कारीगरी की जा रही है। और गौरा पत्थर शिल्प के लिए जो है महोबा प्रसिद्ध है। और आप जानते हो जनपद महोबा का गौरा पत्थर शिल्प उत्तरोत्तर विकास करते हुए एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचा है। तो महोबा गौरा पत्थर शिल्प आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार फिर से आप आ गए उसी स्थान पे जिसकी चर्चा हमने सबसे ज्यादा अभी तक किया है। कालीन की बात अब यहाँ पे हो रही है। कालीन, ये आपका कालीन देखने को मिल रहा है, ये आपका प्रारंभिक स्टेज में कालीन देखने को मिल रहा है। और जो कालीन उद्योग है ये संबंधित है मिर्जापुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है जहाँ पे कालीन उद्योग आपको देखने को मिलता है। तो कालीन या दरी उद्योग ये आपको याद रखना है मिर्जापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पुनः कुछ बनाया जा रहा है, कुछ खाने का बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं गुड़। ठीक है, अभी आपने गुड़ देखा था अयोध्या का, अब पुनः एक बार फिर से आप गुड़ देख रहे हैं और बात हो रही है मुजफ्फरनगर की। तो जनपद मुजफ्फरनगर से भी गुड़ तैयार किया जाता है। और अभी आपने अयोध्या या फैजाबाद देखा था, वहां से भी गुड़ तैयार किया जाता था। पुनः आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुड़ के बाद धातु शिल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, विभिन्न धातुओं के यहाँ पे गिलास और सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब धातु शिल्प की जब बात करते हैं तो याद रखना है हमें मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से विख्यात है। आप जानते हैं कि मुरादाबाद में ब्रांस उत्पादों पर मुगल कालीन भित्ति चित्रों की नक्काशी के साथ साथ हिंदी देवी देवताओं का भी चित्रण कुशलता पूर्वक किया जाता है। तो मुरादाबाद धातु शिल्प उद्योग या पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, इसके लिए आपको याद रखना है मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है बैट, क्रिकेट के बैट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्रिकेट की बॉल यहाँ पे सिली जा रही है। तो क्रिकेट के बैट और बॉल की जब बात हो रही है मतलब खेल के सामान की बात हो रही है, और खेल के सामान बनाए जाते हैं मेरठ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ जो कि खेल के सामानों के रूप में प्रसिद्ध है, खेल के सामानों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यदि आप देखें तो तारकसी की गई है, तारकसी की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब तारकसी से संबंधित बात हो रही है, और तारकसी से संबंधित जो कला है वो मैनपुरी से संबंधित है। विशेष रूप से शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से विशिष्ट कलात्मक कार्य किया जाता है, जिसे तारकसी के नाम से जानते हैं। लकड़ी कौन सी होती है? शीशम की लकड़ी, यह भी आपको याद रखना है। तो मैनपुरी ये तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए पुनः हम एक बार फिर से यदि हम तारकसी के बाद बात करते हैं तो पुनः हम आ गए हैं पैच वर्क पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैच वर्क का कार्य हो रहा होगा, और पैच वर्क का जो ये कार्य है, ये जो पैचिंग का कार्य है, ये विशेष रूप से संबंधित है रामपुर से। तो रामपुर में यदि हम देखें तो पैचिंग का जो कार्य है, पैच वर्क का कार्य रामपुर से संबंधित है।
ये पैच वर्क का ही कार्य देखने को मिल रहा होगा। आगे आपको देखने को मिला है पुनः काष्ठ कला आपको देखने को मिल रही है, काष्ठ शिल्प आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो काष्ठ शिल्प आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कला आपको देखने को मिल रही है, ये संबंधित है रायबरेली से। तो काष्ठ शिल्प कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है रायबरेली से, ये आपको पता होना चाहिए। काष्ठ शिल्प रायबरेली। आगे बढ़ते हैं, पुनः एक बार फिर से आगे यदि आप देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। इसको बोलते हैं चिकनकारी और जरी जरदोजी। और चिकनकारी और जरी जरदोजी जो उत्पाद है, ये लखनऊ का उत्पाद है, लखनऊ जिले का उत्पाद है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको जीआई टैग जरी जरदोजी में पंजीकृत है। आप जानते हो लखनऊ के चिकनकारी और जरी जरदोजी को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लखनऊ के बाद आप बात कर रहे हो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की हम बात कर रहे हैं, और ये जनजातीय उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं। तो ट्राइब्स के जो उत्पाद हैं ये संबंधित हैं, जनजातीय उत्पाद जो संबंधित हैं ये लखीमपुर खीरी से हैं। जनजातीय शिल्प ट्राइब्स क्राफ्ट आपको लखीमपुर खीरी से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। अगला आप पुनः देख रहे होगे लखीमपुर खीरी के बाद दूसरा जो आप देख रहे होगे, ये पुनः जरी सिल्क का कार्य साड़ी पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जरी का जो कार्य है, विशेष जरी सिल्क का कार्य, ये ललितपुर से संबंधित है। और जनपद ललितपुर में जरी सिल्क साड़ियों के लगभग 400 बुनकर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जरी सिल्क साड़ी की जब बात करते हैं तो हमें याद रखना है ललितपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपको देखने को मिल रहा है ललितपुर के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा रेशम का उत्पाद। ये रेशम के उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे रेशम का उत्पाद आपको देखने को मिलता है। और बनारस जो है वो अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वाराणसी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात आती है शामली। शामली क्या है? शामली रिम एवं धुरा, ये आप देख रहे होंगे रिम और धुरा। ये रिम आप देखने को पा रहे होंगे, रिम बहुत सारी रिम आपकी है। तो रिम और धुरे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? शामली प्रसिद्ध है। मतलब एक्सल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? शामली जिला प्रसिद्ध है, इसलिए शामली का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिम और एक्सल देखने को मिल रहा है। पुनः एक बार फिर से आप देख रहे होंगे रिम और एक्सल के बाद जरी जरदोजी एक बार फिर से देख रहे होंगे। और ये जो जरी जरदोजी आपको देखने को मिल रहा है, ये शाहजहांपुर की बात हो रही है। और शाहजहांपुर का जो जरी जरदोजी है वो भी प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें, सबसे ज्यादा जो कार्य आपको देखने को मिल रहा है वो जरी जरदोजी का कार्य देखने को मिल रहा है। तो जरी जरदोजी वाले जो जिले हैं उनको एक साथ नोट कर लीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में आपको सुलभता होगी, आसानी होगी। साथ ही साथ जो जिले ऐसे होंगे जहां पर जो उत्पाद है वो किसी अन्य जिले में नहीं देखने को मिल रहा है, उसको आप अलग से अंडरलाइन कर लीजिएगा, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात हो रही है श्रावस्ती। श्रावस्ती जैसे आपने लखीमपुर खीरी देखा, लखीमपुर खीरी के साथ साथ श्रावस्ती भी है जो जनजातीय शिल्प का केंद्र है। तो श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये जनजातीय शिल्प के केंद्र है जिनकी बात अभी हमने किया। आगे बात हो रही है संभल। ये आप देख रहे होंगे उत्पाद, विभिन्न उत्पाद आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये सभी के सभी जो उत्पाद हैं ये बने किससे हैं? ये सींग से बने हैं या अस्थि उत्पाद से बने हैं। सो सींग, जानवरों की सींग या अस्थियों से जो उत्पाद बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? ये संभल से संबंधित है। संभल अपने हार्न बोल हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, और किसी जिले में नहीं देखने को मिलेगा। तो संभल आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? सींग एवं अस्थि उत्पाद के लिए संभल को आपको याद रखना है। संभल के बाद आगे बढ़ते हैं, और पुनः आपको देखने को मिलता है काष्ठ शिल्प। पुनः आपको काष्ठ शिल्प देखने को मिल रहा है, और ये काष्ठ शिल्प संबंधित है सहारनपुर से। सहारनपुर भी जो है वो काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो काष्ठ शिल्प बहुत ज्यादा हो जा रहा है। काष्ठ शिल्प हो गया, जरी जरदोजी हो गया, बहुत ज्यादा जिले इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे जिला कोई है, और यहाँ पे आप चावल देख रहे होगे। तो आपको बताना है खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पे हो रहा है, और विशेषकर ये जो चावल है ये काला नमक चावल है। कौन सा है? काला नमक चावल। और काला नमक चावल जो है ये सिद्धार्थ नगर का है। तो याद रखिएगा, काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर का है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है काला नमक चावल। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख रहे होंगे जनपद सीतापुर की अब हम बात करने वाले हैं। और जनपद सीतापुर की जब बात करते हैं तो जनपद सीतापुर में दरी का उत्पादन होता है, दरी का उत्पाद बनाया जाता है। तो जनपद सीतापुर दरी के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर के बाद पुनः एक बार फिर से हम आ गए हैं मूज उत्पाद पर, और मूज उत्पाद ये संबंधित है सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर का जो मूज उत्पाद है ये अपने लिए अपने आप में प्रसिद्ध है। तो मूज उत्पाद से संबंधित 3 जिले अभी तक हमने देखे हैं और ये तीनों जिले आपको पता होना चाहिए। मूज उत्पाद, ये बात हो रही है सुल्तानपुर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुनः एक बार फिर से आपको कालीन टाइप का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कालीन की, और ये कौन सा जिला है, इसको बोलते हैं संत रविदास नगर या भदोही। संत रविदास नगर या भदोही अपने आप में कालीन के लिए विख्यात है। तो कालीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जिला आपका हो जाता है वो हो जाता है संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर आपको कालीन के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। चलिए सोनभद्र है, सोनभद्र भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र हो गया, संत रविदास नगर हो गया, ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका था सोनभद्र, और अभी संत रविदास नगर भी आपको दिखाते हैं। ये संत कबीर नगर, इसको जाने दीजिए, हमें देखना है संत रविदास नगर, ये है भदोही या संत रविदास नगर। तो भदोही हो गया, भदोही के साथ साथ सोनभद्र हो गया, ये दोनों प्रसिद्ध हैं अपने कालीन के लिए, ठीक है। बीच में एक जिला आता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, संत रविदास नगर अलग अलग है, याद रखिएगा। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, और ये आपके पीतल की केतली आपको देखने को मिल रही है। तो संत कबीर नगर पीतल की केतली, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मुरादाबाद अभी आपने देखा था, मुरादाबाद जो जिला आपने देखा था वहां पर भी आपने देखा था कि धातु शिल्प किया जाता है विशेष रूप से पीतल का। तो पीतल का काम संत कबीर नगर और मुरादाबाद 2 जिलों में आपने देखा है। चले भदोही हमने देख ही लिया। भदोही के बाद आता है हमीरपुर। हमीरपुर की जो जूती है ये प्रसिद्ध है। हमीरपुर की जूती प्रसिद्ध है, ये आप देख रहे होंगे जूती, ठीक है। छोटे छोटे आप कह सकते हैं घरों में भी बनाई जाती है, लघु उद्योगों में भी बनाई जाती है, सूक्ष्म में भी बनाई जाती है। तो जूती हमीरपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हथकरघा। हथकरघा उद्योग विशेष रूप से हरदोई का प्रसिद्ध है। हरदोई का हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग से संबंधित हमने कई सारे जिले देखे, तो ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है हाथरस। हींग, हींग का उत्पादन हाथरस में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का जहां हींग का उत्पादन किया जाता है। जनपद हाथरस में हींग का उत्पादन 100 वर्षों से बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हींग का उत्पादक जनपद होने के कारण इसकी एक विशिष्ट पहचान है। कच्चे हींग का मुख्यतः अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों से आयात किया जाता है। इन सभी का मिश्रण करके हींग को तैयार किया जाता है। मतलब कच्चा हींग पहले हम आयात करते हैं अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से, और पुनः उनको मिश्रण करके हींग तैयार करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। हींग का उत्पादन हाथरस से। फिर इसके बाद आता है हापुड़। हापुड़ क्यों? घरेलू साजो सामान आप देख रहे होंगे, घरेलू साजो सामान के लिए हापुड़ जनपद प्रसिद्ध है। तो घरेलू साजो सामान से संबंधित जो जनपद है वो हापुड़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हापुड़, हापुड़ के बाद जो हमारे जनपद थे 75 जनपद हमारे थे, 75 जनपद का हमने यहाँ पे संपूर्ण अध्ययन किया है। निश्चित रूप से यहाँ से आपके यहाँ प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि इससे संदर्भित जो PDF है वो भी आपको उपलब्ध कराई जाए, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की जो भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और 1 घंटे की इस वीडियो में आप 75 जनपदों के उत्पादों का संकलन कर सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं, तो बहुत आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार।